ठीक है। तो आज हम कौन सी किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियों के बारे में जो है, न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के। इसको बोलते हैं इंग्लिश में जुडिशियल पावर। ठीक है। अब देखो न्यायिक शक्ति में क्या है। पहला बात तो ये है कि हमारे देश में कोर्ट कितने टाइप के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोर्ट इन आवर इंडिया। सबसे पहले ऊपर में कौन आता है? सबसे पहले ऊपर में आते हैं हमारे द सुप्रीम कोर्ट, फिर आते हैं हमारे हाई कोर्ट, एंड द लास्ट वन इज कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने टाइप के होते हैं? पता है किसी को कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट भी कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रिमिनल, एक होता है आपका दीवानी बोलते हैं उसको, दीवानी। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। तो आप जुडिशियल पावर की बात करेंगे तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए, ये कहता है कि यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले जुडिशियल पावर में जो है पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, मैं यहाँ पे आपको एक एरो से बताता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लाइन में लिखिएगा या आपको समझ में आ जाए तो ऐसे ही लिखिएगा। राष्ट्रपति जो है वो, देखिएगा यहाँ पे वैसे वर्षा है। वैसे वर्षा क्या है? जब हमने राष्ट्रपति के बारे में ओथ देखा था, शपथ ग्रहण के बारे में देखा था। अच्छा, मुझे आप लोग बताइए कि जो हमने शपथ ग्रहण देखा था वो आर्टिकल कौन सा है? किस आर्टिकल में ओथ के बारे में है, मुझे बताइएगा। ठीक है, वेरी गुड। आर्टिकल 60 के जो है वो ओथ के बारे में है। लेकिन उसमें क्या हुआ था, हमने आर्टिकल 60 में क्या देखा था कि जो हमारे राष्ट्रपति है उनको शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं या फिर नहीं दिलवाते हैं? बिल्कुल दिलवाते हैं। वहां पे यहाँ पे वाइसे वर्षा है। वाइसे वर्षा का मतलब क्या? एक दूसरे को ओथ, शपथ दिलाने की यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब देखिएगा कि अब राष्ट्रपति पद पे आ चुके हैं तो अब वो सीजीआई को शपथ दिलवाएंगे। अभी जो हमारे नए सीजीआई आए हैं, ठीक है, मैंने आपको उस दिन उसी क्लास में मैंने आपको नाम बताया था हमारे नए सीजीआई का। आप नाम बताइएगा, क्या नाम है उनका? बताइए फटाफट से। संजीव खन्ना। ठीक है। टाइटल याद करने से नहीं होगा मानसी, कभी कभार संजीव करके ही पूछ लेता है, फर्स्ट नेम करके ही पूछ लेता है। कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति के पास पावर होता है अपॉइंटमेंट का। किसका? अपॉइंट करने का। ठीक है, अपॉइंट कर सकते हैं। और हाँ, अपॉइंट करने का पावर होता है। अपॉइंट का मतलब क्या होता है कि नौकरी पे रखना, आसान भाषा में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ जो है वो जितने भी हमारे देश में हाई कोर्ट है उनके जजों की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इतने बातें क्लियर है आपको? पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब मैं बात करने वाला हूँ आर्टिकल यहाँ पर मैं आई लव यू की, 1, 4 और 3 की। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने का एक। ठीक है। अब देखो इसमें मैंने ऐसा क्यों बोला कि सुनिएगा इसमें क्या कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर सलाह ले सकता है। ठीक है। आप एक बात बताओ, आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके लाइफ में जो है ना वो आपको एक गाइड करता होगा या फिर एडवाइस देता होगा? तो कोई आपका लविंग वन होगा, चाहे वो आपके मम्मी पापा होंगे, चाहे वो आपका कोई भी इंसान होगा, दोस्त होगा, कोई भी होगा। तो जो आपको सलाह कौन देता है? जो आपसे प्यार करता है वही आपके फादर, आपकी मदर है, आपके दोस्त वगैरह, है ना। इसलिए इस आर्टिकल को आर्टिकल आई लव यू कहा गया है। ठीक है, वो कहा गया है मतलब हम लोगों के द्वारा कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना वो उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर सलाह ले सकते हैं। क्या कहा मैंने कि वो जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से क्या कर सकते हैं? अभी मैंने बताया आपको क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, एडवाइस ले सकते हैं कौन? तो प्रेसिडेंट ले सकते हैं। ठीक है।
लेकिन उच्चतम न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। मतलब क्या? आप मान लेते हैं किसी एक्स वाई जेड टॉपिक पे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया कि आप बताइए कि इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए। हाई कोर्ट से पूछा आप बताइए इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया कि देखिए आपको ये करना चाहिए। अब ये मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है? तो वैसे ही हमारे रियल लाइफ में भी होता है। अब मान लो मैंने आपको कोई सजेशन दिया, ठीक है, अब सजेशन को फॉलो करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको एज अ स्टूडेंट एज ए मेंटोर मैंने आपको गाइडेंस दिया ना, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 143। इस आर्टिकल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो बताइएगा। बताओ किसी प्रकार का प्रॉब्लम है आर्टिकल 143 में? अब आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 70। क्या कह रहे हो भाई? हाँ अभी स्टार्ट हुई है, 5-7 मिनट हुआ है, यही तो यहाँ से हुआ है जुडिशियल पावर तक से। ठीक है? हाँ, तो आर्टिकल 72 क्या कहता है? जो आपके मतलब कह सकता हूँ दुनिया के या फिर भारत के हर बच्चे को पता होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो मतलब फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द आर्टिकल 72। इसके अनुसार जो है वो राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमा, ठीक है, या फिर उसकी सजा को कम करवा सकते हैं। मैंने क्या कहा? जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति है, किसी भी अपराध की सजा को माफ करवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी सजा को माफ करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर उस पर रोक लगा सकते हैं, या फिर उसको टाल सकते हैं। अब इसमें मैंने अपराध लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का अपराध आ जाए, किसी भी टाइप का, और सजा को माफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है फांसी की सजा को भी। ठीक है, फांसी की सजा को भी मैंने इसमें क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। तो मैंने इस कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 72 जो है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है हमारे, वो किसी भी अपराधी के अपराध को माफ कर सकते हैं, उनको क्षमा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको जीवन दान दे सकते हैं। आर्टिकल 72 में किसी प्रकार का इश्यू है क्या? अच्छा ठीक है, इसमें एक एक कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जो मैंने आर्टिकल 72 लिखा है इसमें कुछ 3 एक्सेप्शन होते हैं। उस एक्सेप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ABC करके लिख देता हूँ। देखो, उन सभी मामलों में जिनमें दंड सेना न्यायालय नहीं देता है, मतलब आर्मी कोर्ट, अगर आर्मी कोर्ट अगर किसी भी पर्सन को सजा देती है, तो वो सजा जो है वो प्रेसिडेंट माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है उन सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। आर्मी कोर्ट के द्वारा किसी भी तरीके की दी गई सजा प्रेसिडेंट के द्वारा माफ नहीं की जाती है, या फिर वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए, इन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, मतलब अगर कोई सेंट्रल लॉ, मान लो किसी ने पार्लियामेंट को ही उड़ाने की कोशिश कर दी, ठीक है, सेंट्रल लॉ के तहत किसी भी पर्सन को जो है प्रेसिडेंट माफ नहीं करता है, या फिर माफ करने की उनके पास शक्ति नहीं होती है। ठीक है, इतना बड़ा मतलब कोई छोटा मोटा हो तो तब भी चलो ठीक है, पार्लियामेंट को ही उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री को ही मारने का वो बना रहे हैं, तो ऐसे सजा को जो है वो माफ नहीं किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है आपका, तीसरा आता है उन सभी मामलों में जिनमें सजा मृत्यु दंड है। ठीक है, अब देखो, एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहा मैंने, कि आर्टिकल 72 जो है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी अपराध के लिए, ठीक है, दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसका कह सकता हूँ विराम लगा सकता है ना, या फिर दंड में क्षमादान, प्राण दंड का स्थगन कर सकता है, राहत दे सकता है, मतलब सब कुछ आता है आपका किसके अंतर्गत, तो अपराध के अंतर्गत आता है। तो उसको क्या कर सकते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो माफ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पर मैं लिखा है, थोड़ा सा मेरा कह सकता हूँ स्लिप ऑफ टंग हो गया, कि ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो आर्मी कोर्ट है और उनको प्रेसिडेंट जो है वो कह सकता हूँ कि उसमें माफ नहीं कर सकती है, वो यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू हो गया कि इसमें जो है वो कर सकती है। मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था ये बात, इन चीजों में कर सकती है, अदरवाइज रेस्ट किसी भी चीज में नहीं कर सकती। यहाँ पे जो मैंने आपको लिखाया है
तो ये याद रखिएगा, ये जो मैं तीन चीज आपको लिखा रहा हूँ, तो इन चीजों में जो है वो सरकार मतलब प्रेसिडेंट जो है वो माफ कर सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मेरे से प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, मैं लास्ट एक और बताता हूँ आपको कि एक और चीज है जो आपके हर किसी को पता होगा कि हैंग टिल डेथ का जो आपका ऑनरेबल कोर्ट जो किसी को सजा सुनाती है, हैंग टिल डेथ। ठीक है, तो उस सजा को भी जो है वो प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीन सजा, पहला मैंने कहा कि कोई अगर आर्मी कोर्ट से जो है किसी भी पर्सन को सजा सुनाया गया है तो उसको प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं। सेंट्रल कानून मतलब केंद्रीय कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले पर्सन को भी प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं। हैंग टिल डेथ, ठीक है, मतलब तब तक लटका के रखो जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये तीन चीज को जो है वो हमारे राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रेसिडेंट के पास मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति है, उनको जो ये आर्टिकल 72 के तहत किसी भी अपराध को माफ करने का पावर मिला हुआ है, तो क्या ये पावर कभी इस्तेमाल किया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा? बताइएगा, कभी ये पावर का इस्तेमाल किया गया है क्या? मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो मैंने कहा ना हैंग टिल डेथ, आपको अगर हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग या फिर किसी कोई भी जानता ही ना हो। एक केस हुआ था, मुझे याद है। ठीक है, एक केस हुआ था कृष्ण कुमार सिंह हत्याकांड। कृष्ण कुमार सिंह, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा बस। कृष्ण कुमार सिंह, सिंह हत्याकांड, हत्याकांड। ये एक केस हुआ था 1989 का। ठीक है, एक केस हुआ था, ये कृष्ण कुमार सिंह हत्याकांड, ये केस हुआ था। इसमें जो अदालत है, अदालत ने दोषियों को जो है वो फांसी की सजा सुना दी थी। ठीक है, दोषियों की सजा सुना दी थी, फांसी की सजा सुना दी थी। तो जो हमारे उस समय के राष्ट्रपति थे, ठीक है, अभी देखो हर किसी को पता है कि अगर कोर्ट में अगर केस चलता है तो बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो जब ये केस का फैसला आया तो उस समय राष्ट्रपति जो थे वो थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने क्या कर दिया, जो हैंग टिल डेथ का जो सजा सुनाया गया था कोर्ट के द्वारा, उसको आजीवन कारावास का सजा सुना दिया गया। आजीवन कारावास का सजा सुना दिया गया। एटलीस्ट वो जिंदा तो रहेगा ना। हाँ, जिंदा तो रहेगा ना वो एटलीस्ट, तो देखिएगा। तो इस हर किसी पावर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मैंने कल के क्लास में आपको बताया था। किनके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था? ज्ञानी जेल सिंह के बारे में थे। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था उन्होंने। उसी प्रकार से जो है प्रणब मुखर्जी ने आर्टिकल 72 के तहत हैंग टिल डेथ का जो उनके पास पावर था उनका इस्तेमाल करके दोषियों को बचा लिया गया। अच्छा जी, एक और हुआ था, बंगाल का एक केस था। शायद जो बंगाल के हैं उनको पता हो। एक केस था, वो केस का नाम था धनंजय चटर्जी मामला। भाई मैंने क्या कहा यहाँ पर? मैंने वही कहा ना कि केस का रिजल्ट जब आया उस समय क्या, वैसे थोड़ी है कि 1989 में ये केस हुआ होगा तो उस समय का जो होंगे राष्ट्रपति वो तभी सुना देंगे ऐसा चीज। ऐसा नहीं हो सकता ना, केस बहुत लंबे समय तक चलता है भाई, कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत लंबा चलता है। तो जब रिजल्ट आया ना, अब मुझे बात बताओ पंकज कि आप राष्ट्रपति हो और अगर मैं एक गिल्टी हूँ और मेरे परिवार वाले आपके पास जाते हैं, केस का रिजल्ट आएगा 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद आएगा रिजल्ट, तो क्या आप उस मामले में कुछ कर सकते हो मेरे लिए? है ना? तो जो करंट होंगे ना उस समय के, तो वो ही उस पे सजा सुना सकते हैं या फिर उसको बचा सकते हैं। तो उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे तो उन्होंने बचा लिया उनको। देखिएगा, ये है धनंजय चटर्जी मामला। ठीक है, 2004 का, 2004 का मामला था ये। ठीक है, अब इस मामले में भी अब्दुल कलाम जो हमारे आजाद जी से थे, राष्ट्रपति जो हुआ करते थे, कौन से? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब ने जो है इनको भी बचा लिया था। अब उनको कैसे बचाया था? तो इस मामले में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जो है वो मृत्यु दंड को माफ करने की अपील खारिज कर दी थी और अंततः धनंजय चटर्जी को फांसी दे दी थी। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभार कि जरूरी नहीं है कि आप, जैसे कि एक केस हुआ था ना, आप लोगों को पता है एक केस हुआ था, दिमाग से हट रहा है मेरा।
जिसमें लड़की एक लड़की के साथ जो है वो गैंगरेप हुआ था, निर्भया हत्याकांड हुआ था, निर्भया हुआ था ना, तो वो गए थे लेकर के 2012 में हुआ था। उसका फैसला कब आया था? आज से 1 से 1.5 साल या 2 साल पहले आया वो उसका फैसला। हाँ, तो रामनाथ कोविंद जी के पास गए उनके परिवार वाले कि साहब माफ करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। उन्होंने माफ कर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसके लायक ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि हर राष्ट्रपति माफ कर दे। आप उनके पास जाइएगा तो माफ कर दे। ठीक है। अच्छा जी, एक केस ऐसा हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही दोषी को माफ कर दिया था। उस केस को देखना है आप लोगों को, कौन सा केस हुआ था? ये राजीव गांधी जी के टाइम पे हुआ था। लेट मी रिकॉल, कौन सा केस था वो? वो था राजीव गांधी हत्याकांड। नाम ही है इसका, राजीव गांधी। ये सब चीजें मैं वापस बता रहा हूँ, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। राजीव गांधी हत्याकांड। ठीक है। अब ये हुआ था आपका, इसको 2014 में फैसला इसका सुनाया गया था। आप सुनिएगा इसमें क्या हुआ था। अब इस समय में जो है, अब इस मामले में वापस से ये केस गया था किनके पास? प्रणब मुखर्जी के पास गया था। अब प्रणब मुखर्जी ने एक बार माफ कर दिया, दूसरे बार फिर से कोई एक लेकर के आ गया बंदा। अब उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी से कहा कि साहब मृत्युदंड की सजा को माफ कर दीजिए। तो प्रणब मुखर्जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो इसको नहीं कर सकते हैं हम माफ, वो उनको खारिज कर दिया उस मतलब अपील को। तो बाद में क्या हुआ कि अब कुछ ऐसा हुआ होगा, अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दोषियों की सजा को जो है वो आजीवन कारावास में बदल दिया था। तो देखिएगा, जो पावर यहाँ पर मैं आर्टिकल 72 कहता है, तो वही पावर के बारे में जो है बहुत सारे राष्ट्रपति ने इसका यूज भी किया हुआ है और इसको डिनाई भी किया हुआ है। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की इश्यू है, मुझे बताइएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें ना कुछ वर्ड्स आते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स आते हैं, हालांकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको इन वर्ड्स के बारे में बताऊं। एक वर्ड होता है, हाँ, क्षमा। क्षमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? जल्दी बताओ, क्षमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है, कुछ भी समझो, फॉरगिव, पारायण, कुछ भी। अब देखो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि अगर उसने कहा दिया कि ठीक है इनको माफ किया जाता है, तो उनको हर सजा से माफ कर दिया जाएगा, हर सजा से मुक्त कर दिया जाएगा, आजाद पंछी की तरह। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोषी को दिया गया दंड जो है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। दोषी को दोषी को क्या बोलते हैं? गिल्टी। दोषी को दिया गया सजा माफ, पूरा माफ, जितने भी उसने आज तक जीवन में कर्म कांड किए होंगे सारे के सारे माफ। अब ऐसा थोड़ी है कि एक बंदा जो है, मान लेते हैं एक पर्सन है, उसने 8 से 9 ऐसे अपराध कर रखे हैं, तो हर किसी का डेट आएगा ना, बोलते हैं ना तारीख पे जा रहे हो या तारीख पे जा रहा हो, तो तारीख पे ही बोलते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि माफ है, तो सारा का सारा दोष माफ हो जाएगा। दूसरा वर्ड आता है आपका लघुकरण। ठीक है, लघुकरण। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर उससे कम कर दिया जाता है। अब मैंने आपको इतने देर से जो बताया, जैसे कि प्रणब मुखर्जी वाला एक मामला लेते हैं, कृष्ण कुमार सिंह हत्याकांड लेते हैं, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने जो है वो मृत्यु की सजा को, हैंग टिल डेथ को जो है वो आजीवन कारावास में बदल दिया। तो ये क्या क्या इसमें सजा को परिवर्तित किया गया है, फिर नहीं किया गया? क्या इसमें पनिशमेंट को चेंज किया गया? बताओ, पनिशमेंट को चेंज किया गया या फिर पनिशमेंट को कम किया गया? तो कह सकते हैं सजा को कम करना, सजा को कम करना। ठीक है। अब लघुकरण ही है, लघुकरण, ये लघु में होता है शॉर्ट करना, है ना? तो लघुकरण है, तो इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्षमा से भी समझ में आ जाएगा कि भाई हर तरह की पनिशमेंट को माफ कर देना चाहिए। फिर होता है आपका परिहार। अब ये परिहार किस चिड़िया का नाम है वो भी देख लो। इसमें क्या होता है कि परिहार में दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरी बातों को पहले सुनिएगा, तो फिर मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा कि क्या होता है। इसमें कहा गया कि परिहार में दंड की प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो भी
सजा उसको मिली हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, जैसे आजीवन कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदलना। आजीवन कारावास किसको बोलते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ, किसी को पता है कि आजीवन कारावास किसको कहते हैं? 20 साल पहले था, आप कितना साल है मुझे ये बताओ। और मेरा प्रश्न आपसे ये है बहुत कॉमन सा, आजीवन कारावास का मतलब तो हमें ये पता है कि जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन फिर इसे 10 साल 14 साल ही क्यों किया गया? क्या इसका ये थोड़ा सा ना कह सकता हूँ कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हर किसी को पता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जो बोलते हैं, आजीवन कारावास। हाँ, तो इसको तो भाई साहब मतलब बचपन में हर कोई समझता था, भाई उसको तो आजीवन कारावास दे दिया। हाँ, तो लोगों को लगता था कि भाई जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा अब इसको, है कि नहीं है कि? अब देखो, लेकिन वो वास्तविकता में आजीवन कारावास नहीं है। 10 से 14 साल के रूप में इसको पहले 20 साल था, अब वर्तमान में शायद 10 साल है, सीआरपीसी मुझे देखना पड़ेगा, 10 साल या 14 साल है अभी वर्तमान में। ठीक है, और इसको जो है वो समझते हैं कि 14 साल, सुनो मेरी बात, अब आपका क्वेश्चन उठना चाहिए यहाँ पर में कि 14 साल ही क्यों? हाँ, 14 साल ही क्यों, उससे कम क्यों नहीं, उससे ज्यादा क्यों नहीं, उससे ऐसा क्यों नहीं, या फिर 20 साल ही क्यों, 20 साल से कम क्यों नहीं, 20 साल से ज्यादा क्यों नहीं? इसलिए कि अगर आप कोई भी दोष करते हो, किसी प्रकार का जुर्म करते हो ना, तो आप उस चीज को मैक्स टू मैक्स 5 साल 6 साल याद रख पाओगे। आपको किसी चीज की सजा दी जाए ना, 4 साल 5 साल में आप ना हाथ जोड़ लो कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं अब ऐसा काम नहीं करूंगा, रियलिटी में आप नहीं करोगे, मुझे पता है, बिल्कुल कोई भी पर्सन नहीं करता। क्योंकि अगर आप 5 साल अपने फैमिली से दूर हो ना, तब आपको पता चलता है कि मैंने क्या जुर्म किया हुआ है। और ये तो उम्र कैद की बात की जा रही है यहाँ पर में, या फिर आजीवन कारावास की बात की जा रही है। तो ऐसा न्यायालय ने माना कि जो 20 साल, पहले 20 साल था कि 20 साल में कोई भी व्यक्ति सुधर जाएगा, तो उसको पूरी जिंदगी भर क्यों रखे? हाँ, तो इसको जो है वो 20 साल के प्रावधान के अकॉर्डिंग ही जो है आजीवन कारावास मिलेगा, 20 साल के बाद ये छूट जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया परिहार में कि जो पनिशमेंट का जो नेचर है ना, ठीक है, पनिशमेंट का जो नेचर है, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, एज इट इज रहेगा वो। समझे कि नहीं समझे? सो ये है परिहार। फिर इसमें एक चीज आता है विराम। अब विराम तो हर किसी को पता होगा कि विराम क्या बोलते हैं, विराम किसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसमें दोषी व्यक्ति की सजा किसी विशेष परिस्थिति से में कम कर दी जाती है, जैसे महिला की गर्भावस्था की विधि को अवधि को बदलना। अब देखो मेरी बात सुनना एक बार, इसका मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ। पहला एग्जांपल आप सुनिएगा, इसमें कहा जाता है कि अब किसी भी कारण से जो है ना, वो पनिशमेंट जो है ना उसका टेन्योर को कम कर देना। अब पनिशमेंट के टेन्योर को क्या कर देना, टेन्योर को, ठीक है, कम कर देना, डिक्रीज कर देना। क्यों? इसके दो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पहला आपका बताता हूं कोविड-19, ठीक है, और दूसरा मैं आपका बताता हूं प्रेगनेंसी का। देखो कोविड-19 में क्या हुआ था कि लाखों ऐसे कैदियों को जो है ना, लाखों ऐसे कैदियों को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। बिकॉज अब आपको पता है जेल में ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरा ये अकेला सेपरेट रूम है, तुम उस रूम में रहो, तुम इस रूम में रहो, नहीं। जब आप जेल जाइएगा, मतलब रियल लाइफ में नहीं, आप एज्यूम कीजिए अगर आप जेल में हैं, तो आपके साथ बहुत सारे कैदी रह रहे हैं एक साथ। आपको एक साथ उठना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा, एक साथ खाना पड़ेगा, जो कुछ करना है आपको एक साथ करना पड़ेगा। आपको कोई सेपरेट रूम नहीं दिया जा रहा, वहां पे आप मौज करने के लिए नहीं जा रहे हैं, सजा काटने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोविड-19 जब 2020 की मैं बात करूं, तो 2020 में जो आपने देखा कि कोविड कितने तेजी से फैल रहा था, तो बहुत सारे कैदियों को कोविड हो गया था। अब भाई आपको पता है कि कोविड एक को होगा, दो को लेगा, और वो फिर किसी दो से मिलेगा तो फिर उसको हो जाएगा, फिर उसको हो जाएगा, फिर इसी को हो जाएगा। इसी तरीके से तो भाई कह सकते हैं कि एटम्स भी तो इसी तरीके से बनते हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर मैं आपको कह सकते हैं फैल रहा है कोविड-19। तो ये उस समय में जो है बहुत सारे कैदियों को माफ कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, सजा को कम कर दिया गया। तो ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि भाई साहब अब कोई फीमेल है, ठीक है, अब कोई फीमेल को सजा मिली है, ठीक है, सजा मिली है, उसके 5 साल की सजा मिली हुई है, ठीक है, 5 इयर्स की सजा मिली हुई है। अब मान लेते हैं कि जब वो जेल में आई, तब वो प्रेग्नेंट होगी, फर्स्ट मंथ होगा, सेकेंड मंथ होगा, जो भी होगा, ठीक है। अब
प्रेगनेंसी के मामले में जो है ना वो सजा जो है वो कम कर दी जाती है ओनली फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो ये विराम कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं स्टॉप। ठीक है, तो ये आपको 4 वर्ड समझ में आए मुझे बताइएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आपको 4 वर्ड्स में? बताओ फटाफट से, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, आपने देखा है क्या, आपने कभी रामनाथ कोविंद जी को आर्मी के ड्रेस में देखा है कभी भी? ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है, आपने रामनाथ कोविंद जी को आर्मी के ड्रेस में कभी देखा है? नहीं देखा है तो गूगल कीजिएगा कि रामनाथ कोविंद आर्मी। देखो, राष्ट्रपति जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो देश के आर्मी के भी चीफ होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, आर्मी का, सेना के प्रमुख, सेना का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 53 में लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 53 में लिखा गया है ये चीज को। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो रक्षा का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। आपने पहले के टाइम में देखा था ना, जब मोनार्की चल रही थी तो सेनापति हुआ करते थे, तो सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? सेनापति कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि सेना के प्रमुख कौन होते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये। सेना के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमरजेंसी की। ठीक है, आप लोग पेन पेपर लेकर लिख रहे हो ना इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूँ? हाँ, तो रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठे रहना। अब मैं बात करने वाला हूँ इमरजेंसी की। इमरजेंसी का हिंदी बताने की जरूरत है? आपातकाल कहते हैं इसको। आपातकाल बोलते हैं। ठीक है जी, पहले तो मुझे आपसे ये एक आंसर चाहिए, और बिल्कुल मैच्योर वाला आंसर चाहिए कि आपातकाल किसको बोलते हैं। ठीक है, आप अभी देखो, मेरी बात सुनना आंसर देने से पहले। आपातकाल किसको कहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में बताओ। ठीक है, और इसमें आप ये मत ऐड कीजिए कि आपातकाल कभी कह सकते हैं कि देश में वो हो गया, ऐसा हो गया, कह सकते हैं वित्तीय आपातकाल लग गया, ये सब नहीं। मुझे बस नॉर्मल आंसर बताओ कि आपातकाल किसको बोलते हैं, क्या समझते हैं आप लोग आपातकाल से? हम्म हम्म, ठीक है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? हम्म हम्म, ठीक है। ठीक, ठीक है, और कोई बताएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कुछ असाधारण चीज, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम आपातकाल कहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? बताइएगा। अगर मान लो, आप लोग सुनिएगा, अगर मान लो कि एक प्लेस है, एक जगह है, ऐसे तो यहाँ पे गवर्नर लगाएगा आपातकाल राष्ट्रपति के सलाह पे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपातकाल सेम ही होता है, गवर्नर या राष्ट्रपति नहीं, बस पद पे डिपेंड करता है, पोस्ट पे डिपेंड करता है। मान लो ये बिहार है, आपको पता है क्या, बिहार में जब अग्निवीर, या फिर पूरे देश में जब अग्निवीर की योजना आई थी, तो बिहार को बहुत बुरी तरीके से जला दिया गया था। है, पता है क्या आप लोगों को, किस कोई है यहाँ पे मतलब बिहार का? बिहार को इतने तरीके से मतलब कह सकता हूँ कि बर्बाद करने की कोशिश की गई थी कि ट्रेनों में आग लगा दिया, निजी संपत्तियों में आग लगा दिया। ठीक है, तो कुछ कर दिया, मतलब किसी के पुतला फूक रहा है, कुछ कर रहा है, पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दिया। ठीक है, मैं उस समय था बिहार में, और उस समय जो मंजर हुआ करता था बिहार का, मुझे आज भी याद आता है कि रात के 1 से 2 बजे के बीच में, रात के 1 से 2 बजे के बीच में जो है वो पुलिस गश्त लगाती थी, पुलिस घूमती थी, और ये बोलती थी, हम लोगों का एग्जाम था उस दिन, नेक्स्ट डे ही हम लोगों का एग्जाम था, एक पेपर था हम लोगों का, उसका एग्जाम था, मेरा शायद जेई का एग्जाम होगा।
तो उस समय का मैं बात बताता हूँ आपको। आप सोचिएगा कि हम लोगों का नेक्स्ट डे एग्जाम है, अगले दिन हम लोग छत पे बैठ के पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब पुलिस गश्त लगा रही है और पुलिस घूम रही है और ये कह रही है कि अगर कोई भी पर्सन मुझे रोड पे दिख गया बिना स्पेशल परमिशन के, तो उसको जो है वो जेल में बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका साइमन कमीशन आया था, ठीक है, तो उस समय कह सकते रॉलेट एक्ट आया था, पकड़ो जेल में डाल दो, पकड़ो जेल में डाल दो, ऐसे करके, क्योंकि स्टूडेंट ही तो थे सारे के सारे, ठीक है, स्टूडेंट ही तो थे सारे के सारे जिन्होंने ऐसा काम किया था, तो स्टूडेंट को ही तो पकड़ेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि अगर आप घर से बाहर निकले तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए आप घर में ही रहिए। हमने फिर मेरे अभी डीएसपी हैं, तो उनको हमने फोन फिर हमने रिक्वेस्ट की, ठीक है, उनको हमने बताया कि हमारा ऐसा ऐसा एग्जाम है, तो फिर उन्होंने अब जो है वो वहां पर मैं पुलिस स्टेशन में एसआई के पास फोन लगाया, तब हमको कहीं के जाकर परमिशन मिली, अप्रूवल मिला कि ठीक है आप जा सकते हैं तब। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अगर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाता है या फिर एबनॉर्मल चीजें होना स्टार्ट होती है, तो उस समय राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल जो है वो आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक है। आपातकाल कितने टाइप के होते हैं ये मुझे पहले बताओ। और ये देखो छोड़ो पहले इसको, ये कितने टाइप के होते हैं इसको हर किसी को पता हो कितने टाइप के होते हैं, मुझे पहले ये बताओ कि आपातकाल पहली बार लगाया कब गया था। ये बिल्कुल गलत, और कोई बताएगा। 1951, थोड़ा सा 10 साल आगे कर दो इसमें। 26 अक्टूबर 1962, ठीक है। और ये क्यों लगाया गया था पता है आपको? उस समय चल रहा था आपका चीन के साथ युद्ध, बिल्कुल, इंडो चाइना वॉर चल रहा था उस समय, ठीक है, इंडो चाइना वॉर की वजह से लगाया गया था। तो आप याद रखिएगा, अगर पूछ दे एग्जामिनर की क्वेश्चन के पहला विश्व युद्ध, सॉरी, पहला आपातकाल कब लगाया गया था, अगर आपको ऑप्शन में 26 अक्टूबर 1962 दिख जाए तो आंख बंद के टिक मार लीजिएगा, अगर ये ना दिखे तो फिर इंदिरा गांधी वाला दिखेगा तो उसको टिक मार के आइएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहता है, इतना बात याद रखिएगा। हाँ, तो चीन के साथ युद्ध के दौरान जो है उसको 26 अक्टूबर 1962 को यह आपातकाल लगाया गया था। किसने लगाया था पहले मुझे ये बताओ, ये आपातकाल किसने लगाया था? इसलिए मैं कहता हूँ आपको प्रेसिडेंट के, मैंने बताया था आपको कि क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए फर्स्ट से लेकर के अभी तक करेंट तक का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा जो है वो। अब बताओ, अब मैं आपको बात करूंगा कि कितने टाइप के आपातकाल होते हैं। 3 टाइप के होते हैं ना, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। होते हैं कि नहीं होते हैं? 3 टाइप के बताइएगा। तो राधाकृष्णन ने कौन सा आपातकाल लगाया था? तो याद रखिएगा, राधाकृष्णन ने जो है वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा कह सकते हैं इसको, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल समझिएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक है। बातें क्लियर है यहां तक? किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, ये कितने टाइम तक लागू रहा? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, बिकॉज देखो इस बार का जो बेटा मैं बताऊं ना, इस बार का जो टेन मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत डीपली पूछेगा, क्योंकि मंजर यही कह रहा है कि उनको भीड़ को हटाना है। लोग करते रह गए इंतजार की अब बढ़ेगी वैकेंसी, कितनों की वैकेंसी, कितनों ने फॉर्म फिल ही नहीं किया, लास्ट में बढ़ेंगे, लास्ट में। अब उनको पकड़ के लाओ जो कह रहे थे ग्रुप में कि लास्ट में भरना फॉर्म। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, उनको पकड़ के लाइए जिन्होंने कहा था कि लास्ट में भरना फॉर्म, वैकेंसी बढ़ेगी, तब भरते रहना है वैकेंसी। वो चला गया, साइट ही क्रैश हो गया। से 6 बजे से मुझे कॉल पे कॉल आ रहे हैं इतने लोगों के कि सर भर दो सर, अपने अपने जुगाड़ से भर रहा। मैं कौन सा जुगाड़ लगा के भर दूं भाई? आरआरबी मेरे अंदर थोड़ी आती है, मैं भी एक वर्कर हूँ वहां का, मेरे अंदर थोड़ी आती है आरआरबी। सर कुछ कीजिए, कि जब क्या करेगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। हम लोगों में बोलते हैं, हम लोगों के मिथिलांचल में बोलते हैं कि भोज काल में कुम्हार रुक बीत की है, तो ठीक है, इसका मतलब ये होता है खाने के डब सब मेहमान आ चुके हैं तो आप सोचेंगे भाई क्या बनाऊं अब खाने के लिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो देखिएगा, ये आपातकाल जो है, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ ना, जिससे आप लोग नोट कर सको राष्ट्रीय सुरक्षा कितने दिन तक लगाया गया था। तो याद रखिएगा, 1962 से ये स्टार्ट हुआ था, 1962 से स्टार्ट हुआ था और 10 जनवरी 1968 तक लगाया गया था, 1968 तक ये लगाया गया था, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, ये देश का पहला ऐसा आपातकाल था जो बाहरी आक्रमण के द्वारा, आउटर
कह सकते हैं कि वॉर के द्वारा लगाया गया था। मतलब भाई साहब बाहरी आक्रमण हुआ ना भाई, चाइना हमारा देश का राज्य थोड़ी है, चाइना तो अलग स्टेट है, अलग कंट्री है, सॉरी। तो उसके आक्रमण के द्वारा ये लगाया गया। तो चलिए इतना मोर देन एनफ है आपके लिए जानना। ठीक है, अब बात करते हैं हम इमरजेंसीज की। देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। नंबर वन इज कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। अच्छा, इसका अब राष्ट्रीय आपातकाल में आपसे क्या पूछ सकता है? पहले तो मैं जो पूछ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो पूछेगा वो बता रहा हूँ। तो आप इसका आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी का। पहला आर्टिकल कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का किसी को आर्टिकल पता है? आर्टिकल 352। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने गूगल ऑन कर रखा है क्या? ठीक है, करना भी मत कोई, ठीक है। अब इसलिए बोल रहा हूँ नहीं करना, क्योंकि भाई यहाँ पे बोल के क्या फायदा, यहाँ पे तो आप सिर्फ सुनने के लिए आए हो ना, सुनने के पैसे दिए हैं आप लोगों ने, समझने के पैसे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ना आए ना तो बेटा प्लीज गूगल मत करना, कोई भी पर्सन है ना। गूगल करोगे ना तो ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कहीं गलत बता दूंगा, तुम लोग बोलोगे सर तो गलत बता रहे हैं। नहीं भाई, मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ, एक्यूरेट बताऊंगा हमेशा। कहीं पे गलत होगा आई विल करेक्ट दैट वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गूगल देखोगे ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ये आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है इसका, आर्टिकल 360। अच्छा जी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो क्या, हर किसी में +4 आ रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, हुआ रहा है कि नहीं? 52 में 4 जोड़ा 56, और 56 में 4 जोड़ा 60। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपने आपातकाल जान लिया, अब इसके अंदर की चीज आपको जानने की जरूरत नहीं होगी, नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन क्या होता है। ठीक है, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अच्छा, मुझे आपसे ये जानना है कि जो वित्तीय आपातकाल है वो भारत में कितनी बार लगाया गया है, पता है किसी को? एक बार भी नहीं लगाया गया, पक्का? सुनो मेरी बात, एक ऐसा वक्त हुआ था, एक ऐसा समय था भारतीय संविधान में, पार्लियामेंट में, जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाने वाली थी, लेकिन नहीं की गई। पता है आपको? एक ऐसा टाइम हुआ था कि अब करना है, ऐसा करना है, नहीं करना है, भाई साहब लगाना है। ये वक्त था 1990 का। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं, 1990 में चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग किसी भी तरीके से? 1990 में मुझे आप बताओगे, इसको 1990 कंसीडर मत करो, 1991 करो, क्योंकि ये दिसंबर की बात थी। ठीक है, 1991 की बात है। हमारा देश जो है, हमारा इंडिया जो है वो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। हाँ, तो अब भारत का जो है ना, आप याद रखिए, कभी भी देश का जो आर्थिक संकट आता है ना, देश का इंटरनल मनी काउंट नहीं होता है, एक्सटर्नल मनी काउंट होता है। मतलब विदेशी मुद्रा भंडार। ये जो इमरजेंसी लगने वाला था वो इसलिए लगने वाला था, विदेशी मुद्रा भंडार पे लगने वाला, कि वो था ही नहीं, इंपोर्ट कैसे होगा। विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, इसकी अकाल पड़ चुका था इसमें। ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत ही कम हो गया था, जिससे देश के पास केवल कुछ हफ्तों तक आशय आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा बची हुई थी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो कर्ज के बोझ में जो है वो डूब चुकी थी पूरी तरीके से, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को खतरा हो गया था। जैसे अभी वर्तमान में पाकिस्तान का जो हाल है ना, वही हाल हमारा 1991 में हुआ था। एक एक दाने के लिए जो है ना, कह सकते हैं तरस चुके थे कि भाई कोई हेल्प कर दे आकर के। और इस स्थिति में जो है वो भारत को अपने सोने का भंडार का एक हिस्सा गिरवी रखना पड़ा था, ये भी याद रखिएगा। क्या कहा मैंने? ये जो आपका आपातकाल आया था तो कह सकते हैं कि भारत को अपने सोने का भंडार, गोल्ड माइन ऑन, गिरवी को क्या बोलते हैं बताओ फटाफट? अरे मेरी इंग्लिश वीक है, बताओ फटाफट से गिरवी को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, उसको कह सकते हैं कि गिरवी रखना पड़ा था किसी के भी सामने, इसको मतलब गिरवी ही लिख देता हूँ। क्या करे यार, इतना पढ़े लिखे थोड़ी है। गोल्ड माइन को गिरवी रखना पड़ा था किसी देश से उधार लेने के लिए। ठीक है,
और अगर हम किसी देश से उधार लेते हैं तो निश्चित बात है आईएमएफ से जो है हम कर्ज लेंगे। ठीक है। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे मुझे ये बताओ, जब हमारा फाइनेंशियल आपातकाल लगने वाला था उस समय के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, पीएम का नाम क्या था, किसी को पता है क्या? बताओ 1990 के पीएम कौन थे? बताऊंगा बताऊंगा, पहले इसको बता दूं। देखो उस समय में जो है ना पीवी नरसिम्हा राव जो है वो देश के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। और उस समय में कौन थे और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी हैं तो उस समय में कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो याद रखिएगा ये सब चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है। मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है। और उन्होंने जो है आर्थिक सुधारों का एक पैकेज लागू किया था जिसे एलपीजी कहा गया। इन्होंने ही तो कॉन्सेप्ट लाया था ना एलपीजी का। एलपीजी बताया था ना इकोनॉमिक्स में। बिल्कुल। ठीक है। तो यही तो था, यही आपका काम था। तो यही था आपका इमरजेंसी के बारे में। ठीक है। और इतना आपको पता चल गया क्या? और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही जो है वो राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताया था, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट कितनी होती है सैलरी प्रेसिडेंट की। ठीक है। क्या अच्छा ठीक है, क्या राष्ट्रपति के वेतन पे, क्या वे राष्ट्रपति के सैलरी पे वो लगेगा, जीएसटी वगैरह लगेगा, टैक्स वगैरह लगेगा? बताओ। क्या राष्ट्र क्यों नहीं लगेगा? लगेगा तो लगेगा तो क्यों लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? क्या 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 क्या? अच्छा, संवैधानिक पद है इसलिए। ठीक है। एक तो चलो पंकज ने आंसर दिया कि संवैधानिक पद है इसलिए नहीं लगेगा। मेरा प्रश्न आपसे वापस है। सुनो मेरा प्रश्न आपसे वापस सिंपल है। ठीक है। पंकज आपने सही आंसर दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि राष्ट्रपति के वेतन पे आयकर नहीं होता है, ऐसा क्यों? सोच के बताना जरा। अच्छा। आप ही लोगों ने तो मुझे बताया था इसका आंसर एक दिन, कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के सर्वोच्च पद पे होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। तो कोई भारत के प्रथम नागरिक से थोड़ी टैक्स लेगा। बस कॉमन सी बात है, इसमें उतना मैथ सेंस लगाने की क्या जरूरत है। बस इतना समझिए। 1 रुपए भी नहीं लगता है इनकम टैक्स। 5 लाख का 5 लाख कड़क नोट आता है। नोट तो नहीं, चेक आता है सीधा। ठीक है। महीने का 5 लाख तो साल का कितना? 60 लाख। इतना पैकेज होगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, बताओ? नहीं होगा ना, तभी तो मैं कहता हूँ बनना है तो नेता बनो ना। पढ़ लिख के ये सब क्या करोगे? चलिए जी, मजाक मस्ती हट करके अब हमारा टॉपिक आता है आपका वाइस। कौन सा? ये ले लो। ठीक है। आप देखिएगा राष्ट्रपति। हाँ बोलो भाई। बोलो बोलो। बिल्कुल पूछेगा राष्ट्रपति शासन से, इम्पोर्टेंट है ये। इसके आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति जिसको कहते हैं। बताऊं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में? ये बिल्कुल प्रेसिडेंट के ही दूसरे रूप हैं। कुछ चीजों में डिफरेंस हो जाता है, पावर्स में डिफरेंस हो जाता है, बस उतना आपको नहीं जानना है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जो जानना था वो प्रेसिडेंट ही इंपॉर्टेंट है हमारा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, बस ये दो चीज। और पार्लियामेंट। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रल वोटिंग सिस्टम के बारे में जाना था प्रेसिडेंट के टाइम में, सेम इट इज जो है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट में भी होता है। आप याद रखिएगा आर्टिकल 66 के तहत जो है, आर्टिकल 66 के तहत जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है।
तो मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूँ चुनाव, बिकॉज इसके पूरा मैं प्रोसीजर आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बता चुका हूँ। चुनाव होता है आर्टिकल 66 के तहत। ठीक है, इतना बातें क्लियर है क्या? आप देखो इसमें भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैंने क्वालिफिकेशन की बात की गई थी, सेम क्वालिफिकेशन इसकी भी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन क्या है? पहला तो वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहली बात तो यही हो गया। भारतीय नागरिक होने चाहिए। उनकी एज कितनी होनी चाहिए बताओ, मैंने उसने बताया था। एज के बारे में पूछ लेता है, ये बात याद रखना। एज से पूछ लेता है कितने उम्र होना चाहिए मिनिमम। और तीसरा क्या होना चाहिए, 35 ईयर्स तो हो ही गया। ठीक है, और उनको जैसे कि हमने आपको पता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो कौन किसके सदस्य होते हैं, लोकसभा के। वाह बहुत अच्छे। स्पीकर नहीं देखा है क्या आपने? तो जैसे कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो दोनों सदन के होते हैं, तो उनको लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्वालिफिकेशंस मैंडेटरी है। होना ना होना वो अलग बात है, क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। उसी प्रकार से जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो राज्यसभा का, राज्यसभा का जो है वो क्वालिफिकेशन होल्ड करना मैंडेटरी है। ठीक है, राज्यसभा का क्वालिफिकेशन होल्ड करने की बात कर रहा हूँ, होना ना होना वो अलग बात है। ठीक है, तो ये है तो कुछ क्वालिफिकेशन। इसको अहर्ताएं भी बोलते हैं, हिंदी में अहर्ताएं बोलते हैं। ठीक है, अहर्ताएं बोलते हैं हिंदी में। अब बारी आती है ओथ की। जैसे हमने ये देखा था कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको ओथ कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है? सीजेआई ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से यहाँ पर ओथ कौन दिलवाएगा इनको, सीजेआई दिलवाते हैं क्या? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते हैं, सीजेआई दिलवाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो ओथ दिलवाया जाता है, राष्ट्रपति या अदर सेलेक्टेड मेंबर के द्वारा। अदर सेलेक्टेड मेंबर यहाँ पे कौन होंगे? अदर सेलेक्टेड मेंबर वहां पे वो होंगे जिनको राष्ट्रपति निर्वाचित करेंगे कि आप जो है वो मेरे एब्सेंस में यहाँ पर मैं उनको वोट दिलवा सकते हैं, सॉरी शपथ दिलवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका शपथ के बारे में, इसका कोई आर्टिकल नहीं है ओथ का, तो याद रखिएगा। फिर आपका आता है आर्टिकल 67 एंड आर्टिकल 68। एक होता है आपका टेन्योर, जिसको हम कहते हैं पदावधि, मतलब कितने दिन तक वो रहेंगे अपने काम पे। तो ये आपका कहता है आर्टिकल कौन सा, 67, और कहता है पद मुक्ति। नाम से ही पता चल रहा है कि पद मुक्ति का मतलब क्या होता है, कब उनको निकलना है, कब हटना है, कब हटेंगे, कैसे हटेंगे, आर्टिकल 68। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बस मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहला ये होता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है वो पद ग्रहण करने तारीख से 5 वर्ष तक की होती है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेन्योर कितने साल का होता है, 5 ईयर्स तक का होता है। जिस दिन से उन्होंने कुर्सी में बैठे हुए हैं उस दिन से लेकर के 5 साल तक। ठीक है, अब देखो, अब हमने बात की थी त्याग पत्र की, जैसे हमारे राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र किसको देते हैं बताओ? तो यहाँ पे वैसे वर्षा है, यहाँ पे वो किसको देंगे त्याग पत्र, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, त्याग पत्र उन्होंने किसको दिया है, प्रेसिडेंट को दिया है। ठीक है, ये था आपका कुछ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में जो है वो और कुछ जानना आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या जो मैंने अभी आपको बताया? ठीक है, अगली क्लास में जो है, हाँ बोलो। कौन सा 59? आर्टिकल 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 59 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। मैंने कहा आर्टिकल 66 की बात की है मैंने यहाँ पर। मैं आर्टिकल 66 क्या होता है, आर्टिकल 66 अभी जस्ट बताया मैंने आपको। आप एक बार आर्टिकल 66 को पढ़िए, आर्टिकल 69 को पढ़िए। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या आर्टिकल 66 के आगे?
बोलो कुछ, क्या हुआ? क्या लिखा है मैंने आर्टिकल 69 के आगे, सॉरी 66 के आगे? अच्छा, मुझे लगा कि ये पूछ रहे हो कि वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 69 होता है। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है, बताओगे? ये जो बताया है मैंने, ये क्लियर है? इसमें तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना? सही। अब ओथ के बारे में बताऊं? इतना लिख लिया ओथ के बारे में? ठीक है, अगर आपने लिख लिया है ओथ के बारे में, तो ये और चीज, एडिशनल चीज इसमें कुछ और ऐड कर लीजिएगा। ये होता है आर्टिकल 69। ठीक है। और मैंने इसमें अच्छी आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो है इसमें ओथ दिलवाते हैं। ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट एब्सेंस है, जैसे कि हमने देखा था प्रेसिडेंट में, तो प्रेसिडेंट अगर एब्सेंस होते हैं तो सॉरी सीजीआई अगर एब्सेंट होते हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं तो वो दिलवाते हैं। अगर सीनियर मोस्ट भी अगर अवेलेबल नहीं है, तो सेंट्रल मिनिस्ट्री की कमेटी जो है वो जांच वो सॉरी वो बनाती है अपना ग्रुप, और उस ग्रुप में जो भी सिलेक्टेड होता है वो दिलवाते हैं शपथ। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंस है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो एब्सेंस है, तो उनकी गैर हाजिरी में जो है जो प्रेसिडेंट जिनको अपॉइंट करेंगे, जिनको सेलेक्ट करेंगे, वो जो है जाकर के आर्टिकल 69 के द्वारा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? बताओ। ठीक है। एक चीज इसमें और होता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कह सकते हैं कि आप उपराष्ट्रपति जी का शपथ दिलवा दीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, जज ऑफ हाई कोर्ट आएंगे। ठीक है। बस यही होता है। अब वो ओथ के लाइन कौन कौन से होते हैं याद करना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। हाँ, तो ये सब याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं क्या राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट हमारे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और कुछ आप लोगों को जानना है क्या, या फिर और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आपको? बताओ। है कुछ, या फिर मैं अब कल की क्लास में जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताऊं? यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट का जो कंप्लीट होता है, प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर में, जो मैंने आपको बताया है उसमें प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाता है। कल की क्लास में प्राइम मिनिस्टर, फिर आने वाली क्लासेस में हम प्रेसिडेंट सॉरी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा गांधी एरा के बारे में पढ़ लें, जो हमारा इम्पोर्टेंट है। देखो, गांधी एरा के बारे में जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा या फिर पढ़ाऊंगा, तो ये बात याद रखिएगा कि हम उस चीज को वापस से कभी ना कभी पढ़ेंगे। तो आप ये मत पूछिएगा मेरे से कि सर आपने तो सीधा सीधा ऊपर ऊपर से बता दिया है, आपने तो एक्सप्लेन ही नहीं किया किसी भी चीज को। गांधी एरा का मतलब ये होता है कि जब से गांधी जी शासन में आए, जब से गांधी जी ने अपना, चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं अपना खेल। कहते हैं इसको गांधी एरा। ठीक है, कहते हैं इसको कौन सा, गांधी एरा। ठीक है जी। पहले मैं बात करने वाला हूँ गांधी जी के जन्म के बारे में। जो गांधी जी का जो जन्म हुआ था,
कब जन्म हुआ था बताओ बताओ। अब आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं आप बताऊंगा आपको। ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, उनके पिताजी जो है ना उस समय के दीवान हुआ करते थे। तो दीवान जो है वो आपस में अपने में ही जो है वो बहुत ज्यादा कह सकता हूँ कि रेपुटेड पोस्ट हुआ करती थी, और थोड़ी सी ना पैसे वाला पोस्ट था ये दीवान का। तो उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। तो आप सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिएगा और फटाफट से लिखिएगा। करमचंद्र गांधी उनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और उनकी माता जी का नाम जो है वो क्या था, उनकी माता जी का नाम था पुतली बाई। सॉरी, यही था नाम था ना, हाँ यही नाम था, पुतली बाई नाम था। ठीक है, ठीक है, पुतली बाई उनके माता जी का नाम था, मम्मी का नाम था। तो गांधी जी के वाइफ का नाम क्या था, गांधी जी के वाइफ जो है ना उनको बा से भी लोग डिनोट करते हैं, बा। कहीं कहीं पे आपको बा भी दिखेगा, या फिर इनको आप कस्तूरबा गांधी के नाम से भी याद रख सकते हैं, कस्तूरबा गांधी के नाम से आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये तो था कुछ गांधी जी का बैकग्राउंड के बारे में, बस इतना ही जानिए बैकग्राउंड के बारे में। 2 अक्टूबर 1869 को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप ये याद रखिएगा। गांधी जयंती जो बोलते हैं ना, आप उसको अहिंसा दिवस भी कहते हैं। ठीक है, अहिंसा दिवस। तो ये तो था गांधी जी का बैकग्राउंड, गांधी जी कैसे थे, कैसे कहाँ से थे। ठीक है, अब गांधी जी जो है, आप कोई भी रिच फैमिली का बच्चा होगा, और अगर मैं आपको 1869 की बात करूं, तो भाई कोई क्यों चाहेगा कि आपका बच्चा जहाँ पे कोई और देश के लोग हमारे देश पे राज कर रहे हैं वहां पे पढ़ाई करे, नहीं करेगा, एब्सोल्युटली नॉट। अगर हमारे यहाँ पे आपके पापा के पास पैसा ज्यादा होगा तो आप अमेरिका जाओगे, लंदन जाओगे, कनाडा में जाओगे, वहां पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे, यहाँ पे थोड़ी करोगे। यहाँ पे थोड़ी 15 लाख 20 लाख की भीड़ में एग्जामिनेशन देने के लिए जाओगे, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई तभी आप इस चीज की तैयारी कर रहे हो। वरना कभी बिजनेसमैन के बेटे को देखा है यूपीएससी की तैयारी करते हुए, बीपीएससी की तैयारी करते हुए? एब्सोल्युटली नॉट। तो करमचंद गांधी जो थे वो काफी रिच थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने बच्चे को बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ भेजा? देखो, कहाँ भेजा था, बताओ फटाफट से। 1818 में जो है, अब बात करता हूँ। हाँ, 1818 में जो है ना, मैं बात करूँ तो गांधी जी जो है वो इंग्लैंड गए वकालत के लिए। इंग्लैंड गए वकालत के लिए। 1918 में जाएंगे वकालत करने के लिए, वाह, बहुत अच्छे। भाई क्या कहना चाह रहे हो, एक एक करके बोलोगे? अरे भाई, गलती हो गई मेरे से। अभी पंकज ने बताया 1918। अब ठीक है, इस लाइन को ही मैं इरेज कर देता हूँ, रुको। अब आप लोग मुझे बताओ क्या लिखूं यहाँ पर मैं, बताओ फटाफट। बताओ भाई। अब तो सबको ठीक होगा, अब तो कोई इसी प्रकार की समस्या नहीं होगी आप लोगों को। एक बस मैंने एक लिख दिया था 8 के जगह पे, ठीक है, अब इतना। 1888 में जो है वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। ठीक है, वापस से 1891 में जो है वो भारत वापस आते हैं। 1891 में जो है वो भारत वापस आते हैं। भारत वापस आए हैं इंग्लैंड से, ना कि साउथ अफ्रीका से।
ठीक है, भारत वापिस आए हैं। इसी के टेन्योर में जो है वो उनकी जो है वो शादी वादी होती है। तो शादी होने के बाद अब जब वो बाकायदे की पढ़ाई करने के बाद वापस भारत आते हैं तो उनको एक दीवान मिलते हैं, उनको एक पर्सन मिलते हैं हमारे इंडिया में जिसको बोलते हैं दादा अब्दुल्ला। उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला जब मिलते हैं महात्मा गांधी से, ठीक है, एडवोकेट गांधी जी से मिलते हैं, तो उनको उन्होंने कहा कि मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा, आप मेरा केस लड़िए, लेकिन एक शर्त है, केस इंडिया में नहीं है, साउथ अफ्रीका में है, आप मेरा वहां का केस लड़िए। तो अगर मान लेते हैं कि गांधी जी, सॉरी सुनो मेरी बात, गांधी जी जो आए होंगे इंडिया, तो उनको 5,000 या फिर 4,000 उस समय का 1 रुपए 2 रुपए के हिसाब से उनको केस मिलता होगा। लेकिन ऐसा ही दादा अब्दुल्ला ने कहा हम आपको 20 रुपए देंगे, 30 रुपए देंगे, उस समय की बात कर रहा हूँ, 18 की, कितने रुपए देंगे, आप हमारा केस लड़के आइए साउथ अफ्रीका। तो दैट इज द रीजन कि अब गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली वकालत याद रखिएगा राजकोट में मिले थे, ये याद रखिएगा, राजकोट में। ठीक है, राजकोट में मिले थे। ठीक है, और गांधी जी जो है वो अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। ठीक है, अफ्रीका के लिए गांधी जी क्या हो गए, रवाना हो गए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है क्या? और ये जो पहली वकालत उन्होंने लड़ी, वो उसका याद डेट याद रखिएगा 1893, ईयर याद रखिएगा 1893। ठीक है, अब गांधी जी जो है उन्होंने वहां पर में गए, उनको ट्रेन में जो है एक मिल गया वहां का गोरा व्यक्ति। अब यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। गांधी जी को उसने कह दिया यू ब्लैक पीपल। ठीक है, अब तो ये तो इमोशनल अत्याचार हो गया ना। अब गांधी जी को यू ब्लैक पीपल बोल दिया तो यार कौन कैसे टॉलरेट करेगा। एक तो एडवोकेट, ऊपर से ये बात बोल दिया। तो अब गांधी जी ने है उन्होंने सोचा कि नहीं भाई अब इसके अगेंस्ट मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी जी ने भारतीयों से कुछ पूछने के लिए एक पत्र स्टार्ट किया था। ठीक है, या फिर कह सकता हूँ एक समूह बनाया था उन्होंने, मतलब इस चीज को बारे में बताने के लिए। तो याद रखिएगा गांधी जी ने जो है वो, यहाँ पे मैं लिख दूं, गांधी जी ने जो है वो 1894 में, 1894 में जो है वो एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप का नाम था नटाल इंडिया कांग्रेस। बहुत बार पूछा गया है कि नटाल इंडिया कांग्रेस जो है वो किसने स्थापित किया था, नटाल इंडियन, नटाल इंडियन कांग्रेस में कांग्रेस। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर में जो है वो किस लिए किया गया था, तो याद रखिएगा काले घोड़े का भेदभाव। तो काले घोड़े के भेदभाव के लिए जो है वो इसका गठन किया गया था। इतना तक क्लियर है आप सभी को, कोई इसी प्रकार की समस्या इतने दूर में? ठीक है, अब आगे हम देखेंगे गांधी जी अब इंडिया वापस आने वाले हैं। ठीक है, गांधी जी अब इंडिया वापस आने वाले हैं। गांधी जी भारत वापस कब आए, 1915 में। ये इतने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी भारत कब आए थे, 1915 में आए थे गांधी जी भारत वापस 1915 में। 1915 में कुछ और भी हो रहा था क्या हमारे कंट्री में, या फिर हमारे कंट्री के साथ? याद रखिएगा 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर हो रहा था। ठीक है, अब गांधी जी के बारे में जो है वो देश विदेश में लोग पहचानने लगे थे कि भाई साहब कि ये जो है वो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने तो साउथ अफ्रीका में जाके काले गोरों का डिस्क्रिप्शन को खत्म करने की कोशिश की थी, वहां पे एक कमेटी का स्थापना किया था, नटाल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। ठीक है, और अब इन्होंने जो है, अब याद रखिएगा जो मैंने 1915 बताया कि भारत वापस आए थे, उससे पहले भी कुछ तरह की चीजें जो है वो गांधी जी के द्वारा की गई थी। जैसे कि मैं बात करूं सन 1909 की बात करता हूं मैं, अगर मैं बात करूं ईयर 1903 का, सन 1903 की, सॉरी सन 1903 की बात करूं मैं, तो इस समय जो है वो गांधी जी ने जो है एक लेटर को पब्लिश किया था। उस लेटर का नाम था इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन लेटर, जो गांधी जी के द्वारा जो है, याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी लेटर का नाम,
तो याद रखिएगा वो सब कुछ रिलेटेड होगा गांधी जी से, ना कि किसी और पर्सन से। तो सन 1903 में गांधी जी ने एक लेटर जारी किया था, इंडियन ओपिनियन लेटर। अब बारी आती है 1904 की, ईयर 1904। इसमें कहा गया कि गांधी जी ने जो है वो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, ठीक है। और गांधी जी का पहली बार सत्याग्रह कब हुआ था? सन 1906। पहली बार सत्याग्रह कह सकता हूँ उसको मैं। और ये बात याद रखिएगा कि ये सब कुछ हमारे कंट्री के बाहर हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ठीक है। पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। अभी मैंने बताया था ना आपको काले गोरे के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। अब देखो, गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था इसके चक्कर में। तो गांधी जी जेल कब गए थे पहली बार? सन 1908 में। जेल जाना पड़ा था गांधी जी को, ठीक है। और ये सब कहाँ जाना पड़ा था? अफ्रीका में, ठीक है। तो अफ्रीका के जेल में, ये आपको टाइमलाइन समझ में आया क्या? 1903 से लेकर के 1908 के बीच तक का, ठीक है। अब गांधी जी को मनाने के लिए, अब देखो देश विदेश में बात फैल चुकी थी कि गांधी जी जो है वो बड़े बैरिस्टर हैं, तो अब इंडिया इनको बुलाया जाए कि जिससे हमारी गांधी जी हेल्प की करें। तो इंडिया से जो है वो अफ्रीका कौन गए थे बुलाने के लिए गांधी जी को? तो वही गए थे जो गांधी जी के जो है वो कह सकते हैं राजनीतिक गुरु हुए। उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो कह सकते हैं कि आप इंडिया से जो है वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और यही जो है वो कह सकते हैं, ऐसा तो गांधी जी ने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा इंडिया अभी, मुझे अभी और यहाँ पे काम है। लेकिन आप कह सकते हैं ना, किसी भी पर्सन के बातों में इतना ज्यादा कह सकते हैं मोटिवेशन रहता है, इतनी कह सकते हैं इतने अच्छा वो बोलता है ना। तो गांधी जी ने कहा कि सर देखिए हम तो अभी इंडिया नहीं जाएंगे, ठीक है, बट हम जो है आपकी बातों से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए मैं आपको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। राजनीतिक गुरु, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने एक कमिटी बनाई हुई थी, उस कमिटी का नाम था भारत समाज सेवक। भारत सेवक समाज। भारत सेवक सेवक समाज की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो महात्मा गांधी ने जो है एक पेपर का भी कह सकते हैं लॉन्च किया था। उस पेपर का नाम था हिंद स्वराज, हर किसी को पता होगा। सन 1909 में जो है वो हिंद स्वराज लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। हिंद स्वराज लिखा गया था। और ये हिंद स्वराज किस लैंग्वेज में था? तो याद रखिएगा हिंद स्वराज गुजराती में था, ठीक है। गुजराती में जो है वो हिंद स्वराज की वो लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ तक आपको क्लियर है किसी प्रकार की समस्या? ठीक है। अब गांधी जी जो है अब फाइनली इंडिया आ जाते हैं। वो दिन आ चुका है जो गांधी जी वापस से इंडिया आते हैं, वो दिन है 1915 का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गांधी जी वापस से इंडिया आ चुके हैं, ठीक है। या फिर कह सकता हूँ अराइवल ऑफ एम डॉट गांधी, ठीक है। अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। और अराइवल कब हुआ था? 1915 में हुआ था, ठीक है। अब इसी दिन को जो है वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में, याद रखिएगा। प्रवासी दिवस के रूप में जो है वो 1915 को मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी दिवस के रूप में क्या होता है? मनाया जाता है। डेट बताइएगा। तो 9 जनवरी 1915 को जो है हमारे देश में प्रवासी दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इतना क्लियर है। अब गांधी जी इंडिया आए 1915 में। अब उन्होंने एक साल तक कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उन्होंने देखा कि क्या हाल चाल है, कैसा सिस्टम चल रहा है।
तो उन्होंने जो है वो सन 1917 में जो है वो एक आश्रम का निर्माण किया। उस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम का जो है उन्होंने निर्माण करवाया था गांधी जी के द्वारा। साबरमती आश्रम 1917 में जो है वो निर्माण किया गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था कि अब जो है वो गांधी जी भाप चुके थे अंग्रेजों को। गांधी जी ने कहा, अब देखो इसी से जो है उनको एक टाइटल मिलती है केसर हिंद की, जिसकी बात मैं अभी करने वाला हूँ। गांधी जी ने जो है वो आप इंडिया में आ चुके थे, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल उनको हो चुका था। उस समय हमारे देश के साथ जो है वो देश कह सकते इंक्लूड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अब गांधी जी ने कहा कि भाई साहब को जो है ना, अब हर किसी को जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। अंग्रेजों का साथ देना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, अब भाई साहब बहुत सारे लोग का दिमाग खिल गया कि भाई क्या बोल रहा है ये तो भाई साहब, ये तो हमारा देश आया हुआ है, हमारी मदद थोड़ी करेगा। ये तो हमारे देश में अंग्रेजों के समर्थन के रूप में आया है, सपोर्टर के रूप में आया है अंग्रेजों का। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, नौजवानों को नौजवानों को अंग्रेजी सेना में शामिल अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए, ठीक है, शामिल होने के लिए कहा था कि भारतीय नौजवानों को कहिए कि अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी हेल्प करे, मदद करे। ठीक है, अब इससे हमारे भारतीय तो ना खुश थे, लेकिन अंग्रेज बहुत खुश हुए। तो अंग्रेज ने जो है वो गांधी जी को जो है वो केसरे हिंद की, केसरे हिंद की जो है वो उपाधि जो है, ठीक है, वो गांधी जी को दी गई। अंग्रेजों के द्वारा जो है वो केसरे हिंद की उपाधि इसी समय दी गई थी। ठीक है, 1917 के दौरान ही दी गई थी। ठीक है, तो इतना बात आपको याद होगा। तो अब मैं बात बात करने वाला हूँ भारत का बुरा दौर। अभी इतना तो मैंने बात कर लिया, अब बात करता हूँ भारत के बुरे दौर के बारे में। ठीक है, टाइटल यहाँ पे डालिएगा, भारत का बुरा दौर। इस समय जो है वो देश हमारा काफी आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, बुरा दौर। ठीक है, किस टाइप के प्रॉब्लम से जूझ रहा था वो भी देखिएगा। देखिए सबसे पहला जो है मैं बात करूं 1905 से लेकर के 1909 तक की। मैं आपके अगर मैं आपसे बात करूं वापस से 1905 से लेकर 1909 तक, तो आप हर किसी को पता होगा कि 1905 में जो है वो बंग भंग आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1905 से लेकर के जो है 1906 गया, 1906, 1906 से लेकर के फिर से चलिए 1907। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बुरा वक्त था हमारे इंडिया के लिए। 1908 से लेकर के 1909, 1909 रुकिएगा। हमारे देश का एक काफी बुरा वक्त चल रहा था। 1905 में आपको हर किसी को पता है कि बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, और 1906 में क्या हुआ था, 1906 में क्या हुआ था कि भाई साहब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने की बात की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1906 में, याद रखिएगा टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 में जो है वो आपका कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, नर्म दल गर्म दल की स्थापना हुई थी। नर्म दल गर्म दल की स्थापना हुई थी। और 1908 में क्या हुआ था, 1908 में हुआ था, ये सबसे बेकार ईयर था। इस समय जो है वो भारत के सबसे कम उम्र के बच्चे को फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। वो सबसे कम उम्र का बच्चा कौन था, वो थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस साहब को, खुदीराम बोस साहब को जो है वो सबसे कम उम्र में जो है वो फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, हैंग टिल डेथ। और 1908 में आपको पता होगा कि 1908 में क्या हुआ था। बताओ जरा, 1908 में किसी को पता है कि क्या हुआ था, है किसी को आइडिया है? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। एक मिनट, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1907 में जो है वो नरम दल गरम दल बना था,
1908 में जो है वो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और 1909 में सबसे बेकार कानून मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। मार्ले मिंटो अधिनियम आया हुआ था। ठीक है, सबके बारे में जब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा तो हम बात करेंगे। अभी आप बस याद रखिए कि क्या हुआ था। क्या हुआ था मार्ले मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो अमेंडमेंट हुआ था, अधिनियम आया था। ठीक है, ये टाइम पीरियड था 1905 से लेकर 1909 तक का, कि क्या सब हुआ था उस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, तो अब जो है वो गांधी जी के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग अब आ चुके थे। बिकॉज उनको लगा था कि भाई ये तो अंग्रेजी सेना में शामिल करने के लिए आया हुआ है हमें को, या हमारी किसी भी तरीके से मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो गांधी जी ने जो है, आप कह सकते हैं इतना तो आपको पता होगा। अब हम बात करेंगे आंदोलन के बारे में कि आंदोलन क्या क्या हुआ था। आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन जो हुआ था गांधी जी का भारत में, वो 1917 में हुआ था। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि भाई साहब आंदोलन जो है वो पहला 1917 में हुआ था। गांधी जी के टोटल ना तीन आंदोलन, हम आंदोलन को ना तीन पार्ट में पढ़ते हैं। पहला ये फर्स्ट आंदोलन था, ये फर्स्ट आंदोलन था। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं अखिल भारतीय आंदोलन। अखिल भारतीय आंदोलन का मतलब क्या हुआ? देखो, कोई होता है स्पेसिफिक स्टेट के लिए, और कोई होता है पूरे सेंट्रल लेवल पे। तो अखिल भारतीय पूरे सेंट्रल लेवल पे था। अखिल भारतीय आंदोलन पूरे सेंट्रल लेवल पर था, ना कि किसी स्टेट, स्पेसिफिक स्टेट को लेकर के। और एक आता है आपका अंतिम, लास्ट, लास्ट आंदोलन। ठीक है, लास्ट आंदोलन। ये तीन टाइप के आंदोलन होते हैं। पहला 1917। ठीक है, और अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो आप हर किसी को पता हो कि रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, और ये हुआ था आपका, कब हुआ था? 1919 में हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, और आपका एक और था लास्ट आंदोलन, वो कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। तो अब हम बारी 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 पढ़ेंगे। एक पहले आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं जो 1917 में हुआ था। आप हर किसी को पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अब आपको हर किसी को पता होगा, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है कुछ नहीं हुआ था। चंपारण के लोग जो है वो राजकुमार शुक्ला गए थे प्रधानमंत्री के, ओ गांधी के पास। गांधी के पास गए और गांधी को बताया कि सर इस प्रकार का समस्या है। उस समय में जो है वो चंपारण जो है वो तीन कठिया पद्धति से जूझ रहा था। तीन कठिया पद्धति से जूझ रहा था। तीन कठिया पद्धति से जो है, तीन कठिया पद्धति से जूझ रहा था। तीन कठिया का मतलब होता है 3/20। अब 3/20 का मतलब क्या हुआ कि देखो, 17 हिस्सा, 20 में से तीन का कितना बचा? 17। मतलब 17 पार्ट्स में जो है वो नील की खेती होगी। ठीक है, और 17 पार्ट्स में क्या होगी? आपका इंडिगो की खेती होगी, इंडिगो की। तीन हिस्से में तुम्हारा जो मन है तुम वो उपजाओ। तो ये तो काफी प्रॉब्लम वाला पीरियड था ना, क्योंकि उस समय में जो है वो धीरे धीरे ये इंडिगो की खेती होना बंद हो गया था। तो अब किसान परेशान हो गए थे। किसानों से जबरन जो है वो कह सकते हैं आपका टैक्स लिए जा रहा था। तो प्रॉब्लम वाली बात थी ना। तो राजकुमार शुक्ला गए थे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाने। तो ये याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी को बुलाने के लिए गए हुए थे। ठीक है, ये आपका ठीक है क्लियर हो गया। तो 1917 में अब बारी आती है रॉलेट एक्ट की, जो हुआ था आपका 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह तो कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1919 में। ठीक है, अब ये एकदम बिल्कुल ही अटपटा कानून था कि लिखिएगा कि किसी सार्वजनिक
स्थल पर दो या दो से अधिक रहने पर रोक या फिर जेल। ठीक है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो किसी एक पब्लिक प्लेस पे खड़ा होता है, दो ग्रुप बनाए खड़ा होता है, दो या दो से अधिक पर्सन खड़ा होता है, रॉलेट सत्याग्रह का बिल्कुल संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है। तो रॉलेट सत्याग्रह में कहा गया कि कोई भी पर्सन अगर दो या दो से अधिक में खड़ा होगा ग्रुप में किसी पब्लिक प्लेस पे, तो उसको पकड़ के जो है वो जबरदस्ती जेल में भेज दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा। ये था आपका रॉलेट सत्याग्रह। इसी को हमारे भारतीयों के द्वारा जो है वो काला कानून के रूप में जाना गया। कौन सा रूप में? काला कानून। काला कानून। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसी में जो है वो दो नेता हुए थे, दो नेता पंजाब के बहुत फेमस नेता हुआ करते थे उस समय के पंजाब के। ठीक है। एक का नाम क्या था? किचलू। और दूसरे का नाम क्या था? सत्यपाल सिंह। दो फेमस लीडर्स हुआ करते थे, लीडर्स ऑफ पंजाब। लीडर हुआ करते थे पंजाब के बहुत फेमस। अब देखो, किसी फेमस पर्सनैलिटी का जो कोई मार देता है ना, तो लोगों में गुस्सा अपने आप आ जाता है। एक का नाम क्या था? सत्यपाल सिंह। ठीक है। और दूसरा आपके थे, नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा, किचलू से, किचलू। किचलू। ठीक है। अब इन दोनों को जो है वो इस चक्कर में क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया, रॉलेट एक्ट के तहत, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट के तहत जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है जी। अब इसी के चक्कर में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, इसी सब के चक्कर में। अब देखो क्या हुआ। अब जालियांवाला बाग का हत्याकांड होगा। बैसाखी का वो पवित्र दिन था, जिस दिन में जो है वो गोलियां चलवा दी गई थी। जालिया वाला बाग हत्याकांड। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में ये हुआ था। ठीक है। और इसमें जो है वो जलियांवाला बाग का हत्याकांड में जो है वो दो लोगों को जो है, दो लोगों ने इसका ऑर्डर दिया था। दो ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे। एक का नाम था जनरल रेगिनाल्ड डायर। जनरल रेगिनाल्ड डायर। और दूसरे का नाम क्या था? माइकल ओ डायर। इन दोनों ने ही जो है वो गोली चलवाने की कहा था कि भाई आप गोली चलवाइए। ठीक है, इन लोगों पे। ठीक है। आदेश जो है ना वो इन दोनों ने ही दिया हुआ था, ऑर्डर। ठीक है जी। तो अब ऑर्डर इन दोनों ने ही दिया हुआ था। तो अब क्या हुआ, बाद में जाकर के जो है वो 1940 में जो है, 1940 में जो है ना, 1940 में जो है वो इसकी हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है इसका। मर्डर कौन करता है? तो उधम सिंह करता है। नाम याद रखिएगा, उधम सिंह जो है वो, उधम सिंह के द्वारा जो है, बाद में हालांकि 1940 में जो है वो उधम सिंह को फांसी दे दी जाती है। लेकिन जो है उधम सिंह ने जो है वो माइकल ओडायर की हत्या की थी। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया था, अप्रिशिएट। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है ना, वो आपके जो महात्मा गांधी थे उन्होंने केसर हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। ये याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसमें जिनको जो उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो उपाधि जो है वो, हाँ, वापस कर दिया जाता है। ठीक है। केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर दी गई थी गांधी के द्वारा। ठीक है। ठीक है। अब ये जो है वो सोची समझी साजिश थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, बिकॉज कहते हैं कि जब इसका कमीशन बनाया गया था तो कमीशन में एक रिपोर्ट जाहिर हुई थी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस दोनों को जो है वो
अप्रिशिएट किया गया था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और इनको कुछ पाउंड्स जो है वो 25,000 पाउंड्स उस समय के जो है इनको एज ए गिफ्ट दिया गया था, एज ए रिवॉर्ड दिया गया था। सोचो, है ना। अब इसके बाद जो है एक आंदोलन आता है, उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग, असहयोग जो है आंदोलन, जो आंदोलन किया गया था, असहयोग आंदोलन, ये आपका हुआ था 1920 में, 1920 में हुआ था ये आंदोलन। और ये सबसे बड़ा आंदोलन था, याद रखिएगा, सबसे बड़ा, बिगेस्ट आंदोलन। ठीक है, सबसे बड़ा आंदोलन था ये। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जैसे कि हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये दो अंग्रेजों ने जो है वो हमारे निहत्थे भाइयों पे, बहनों पे, माताओं पे गोली चलवा दी थी। उसी प्रकार से जो है वो असहयोग आंदोलन में जो है वो भारतीय लोगों ने क्या किया था कि एक कोतवाली में ही आग लगा दिया था, मतलब एक पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया था। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था। बहुत अच्छा काम किया था। 21 इसमें जो है वो 21 सिपाही मारे गए थे। ठीक है, 21 सिपाही मारे गए थे, और एक जो है आपका दरोगा मारा गया था। ठीक है, जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था इन लोगों को। 21 सिपाही और एक दरोगा को मार दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बर्न इन फायर। ठीक है, अब इसी के दौरान जो है, इसी कांड को जो है वो कहा जाता है आपका चौरा चौरी कांड। इसी के द्वारा जो है वो गांधी जी ने चौरा चौरी, चौरा चौरी कांड जो है वो इसी के द्वारा, इसी को कहा जाता है। ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था ये। ठीक है, चौरा चौड़ी। भाई यार नाम याद रखो ना भाई, चौड़ी चौड़ा चौड़ा चौड़ी, पता तो चल जाता है ना। इतना क्या इसको डीपली ले रहे हो, चौड़ी चौड़ा या चौड़ा चौड़ी, आप समझ गए ना। तो फिर एग्जामिनेशन में आएगा, मैंने यहाँ पे चौड़ी चौड़ा लिख दिया तो क्या वहां पे बोल दो, गलत करके आओगे कि नहीं नहीं आपने तो कुछ और ही बताया था। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। ठीक है, 1923 में जो है वो ये बना था स्वराज पार्टी। पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ठीक है। संस्थापक इनके कौन थे? ठीक है, संस्था, एक तो आप इनके सी आर दास। ठीक है, सी आर दास, और दूसरे कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये दोनों के द्वारा ये स्थापना किया गया था स्वराज पार्टी का। ठीक है, और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन का कि 1924 में जो है वो गांधी जी इसके अध्यक्ष बने थे, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। कांग्रेस के क्या बने थे? चेयरमैन बने थे, अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? गांधी जी बने हुए थे। ठीक है, गांधी जी बने थे अध्यक्ष। ठीक है, अब इसी को जो है, इसी में जो है वो गांधी जी को कहा जाता है कि गांधी और दास समझौता, इसी को कहा जाता है गांधी दास समझौता। ठीक है, गांधी दास समझौता जो है उसी को कहा गया था। ठीक है, और एक और याद रखिएगा चेयरमैन से कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है, आईएनसी का जो है एक आप कह सकते हैं अधिवेशन हुआ था। आईएनसी के अधिवेशन, आईएनसी के अधिवेशन में हिस्सा लिया था गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने हिस्सा लिया था आईएनसी के अधिवेशन में। ये हुआ था आपका लखनऊ, इसी को लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन इसी को कहा जाता है। लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। अगला देखो, अगला आता है आपका दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च कब हुआ था?
दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था आपका, या फिर इसको यात्रा भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये हुआ था 12 मार्च 1930, 1930 को हुआ था। और ये कब तक चला था? ये चला था आपका 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। अब इसमें जो है वो गांधी जी ने कहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी, ये क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी ने कहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी? तो अपने आश्रम से किया था, साबरमती से लेकर के जो है वो दांडी तक किया था। दैट इज कॉल्ड, इनको इसी वजह से जो है वो दांडी यात्रा कहा जाता है। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 78 पीपल्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। 78 पीपल्स ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और एक किसके रीजन क्या था ये होने का? तो नमक का विरोध, नमक का विरोध, ठीक है जी। और इसमें जो है वो गांधी जी के द्वारा 11 मांग रखी गई थी, 11 मांगे जो है वो गांधी जी के द्वारा इसी में रखा गया था। तो ये था आपका दांडी मार्च, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक और, इसको कहते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो एक है, ये हुआ था आपका 1931 में, ठीक है। और ये किस तारीख को हुआ था? तो याद रखिएगा 5 मार्च को, ठीक है। और इसी को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। और ये इसलिए कहा जाता है गांधी इरविन समझौता क्योंकि इसी समय चल रहा था आपका गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। और गांधी जी ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा इसमें। बट उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें जाते हैं, इस सम्मेलन में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं आपकी मांगों को एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता इसी को कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही भेज रहा है। जैसे ही गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो मिमिक्री उनका पूरा नंगा बोल देता है उनको, न्यूड बाबा बोल देता है, ठीक है। ये तो अपमान करना हुआ ना, आप बुला रहे हो ऊपर से अपमान कर रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसे कहा जाता कि नंगा साधु कह दिया था गांधी जी को। तो गोलमेज सम्मेलन लिखिएगा यहाँ पे, गोलमेज सम्मेलन। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 3, 1, 2। गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो दूसरे वाले में हिस्सा लिया था। एक हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 1931, और तीसरा हुआ था 1932, ठीक है। इसी में जो है वो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है जी। क्या कहा था गांधी जी को? नंगा फकीर कहा था, याद रखिएगा। गांधी जी को कहा गया था नंगा फकीर, ठीक है। ये था आपका गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। और इसके बाद से 1932 में जो है, याद रखिएगा 1932 में जो है वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में कुछ मतभेद हुआ था, तो उसी का समझौता हुआ था 1932 में। इसी को कहते हैं पूना पैक्ट समझौता, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट समझौता इसी को हुआ था, या फिर इसको कह सकते हैं आप अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये हुआ था पूना पैक्ट समझौता, ठीक है। याद रखिएगा। ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन तक। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो आपका आता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो लास्ट आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसी को कहा जाता है अगस्त क्रांति,
इसी को कहा जाता है अगस्त क्रांति। ठीक है जी। ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। इसी में जो है वो गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई, नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है। और याद रखिएगा कि इसमें जो है एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन जीरो। और ये ऑपरेशन किस लिए चला था? ये अंग्रेजों के द्वारा ये ऑपरेशन चला गया था गांधी जी को अरेस्ट करने के लिए, गांधी जी को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन बाद में जो है वो गांधी जी को जो है इन लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है, अरेस्ट गांधी लिखिएगा यहाँ पर। मैं किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है। तो ये था आपका कुछ ये। लास्ट में जो है इनकी डेथ कब हो जाती है, बताओ जरा सा। डेथ कब होती है बताओ? 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसी को जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शहीद दिवस पहला ऐसा दिवस है जिसको 2 बार मनाया जाता है साल में। एक बार 30 जनवरी 1948 को, दूसरी बार मनाया जाता है आपका 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह वगैरह के चक्कर में। ठीक है, भगत सिंह सत्य जो थे ना, वो सब के चक्कर में जो है वो मनाया जाता है 2 बार शहीद दिवस। ठीक है। तो ये हो गया, ये था आपका कंप्लीट गांधी एरा, गांधी युग जो है वो यही था आपका कंप्लीट। ठीक है। और होपफुली आपने लिख लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिएगा यहाँ पर मैं। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है। पहला फैक्ट होता है चरखा, चरखा संघ, चरखा संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? 1925 में की गई थी। ठीक है। गांधी जी ने कौन कौन से न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन किया था? न्यूज़पेपर कौन कौन से निकाले थे गांधी जी ने? ठीक है। तो याद रखिएगा, उन्होंने 3 न्यूज़पेपर निकाले थे। पहला का नाम था इंडियन ओपिनियन, जो मैंने आपको ऊपर में बताया था, इंडियन ओपिनियन। कब निकाला था? 1903 में। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया ग्रीन पैम्पलेट, ग्रीन पैम्पलेट 1897 में निकाला गया था। ठीक है। और तीसरा था आपका यंग इंडिया, यंग इंडिया। ठीक है। ये तीसरा निकाला गया था 1919 में। ठीक है। आप पता है आपको, एक याद रखिएगा, जो हमारे अंतिम वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन बेटन, उन्होंने गांधी जी को एक उपाधि दी थी, लॉर्ड माउंट बेटन ने जो है वो गांधी जी को एक उपाधि दी थी। ठीक है। एक टाइटल दिया था, टाइटल का नाम था वन मैन बाउंड्री फोर्स, मतलब एक अकेला आदमी पूरे सेना में भारी है, वन मैन बाउंड्री, बाउंड्री फोर्स। ठीक है, ये गांधी जी को जो है वो उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो इसी के साथ आपका गांधी एरा समाप्त होता है यहीं पे। आज की क्लास भी यहीं पे समाप्त होती है, और आज की क्लास काफी लंबी क्लास चली हमारी। ठीक है। आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताइएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब बस इतना ही था, आप लोगों ने लिख लिया। शायद हो सकता है कल क्लास, कौन सा, कौन सा बताओ। यहाँ पे
हम्म।